क्लास 11th विषय अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्रश्न और उसके उत्तर। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सांख्यिकी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो मात्राओं का विश्लेषण करना होता है। प्राथमिक डेटा क्या होता है? प्राथमिक डेटा मतलब होता है जो पहली बार जो डाटा हम लोग तैयार करते हैं या कहीं घूम कर डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो प्राथमिक डाटा कहलाता है, जो पहली बार में तैयार किया जाता है, इसलिए ये मौलिक रूप से संग्रहित डाटा कहलाते हैं। फिर है, केंद्रीय प्रवृत्ति मापने का कौन सा तरीका मध्य मान को इंगित करता है? तो मध्य मान को इंगित करने मतलब है कि डाटा दिया रहता है तो उसका बीच का मूल्य वैल्यू कौन बताता है? तो वो माध्यिका बताता है। यहाँ तीसरा का बी हो जाएगा। माध्य को इंगित करने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो माध्य का फॉर्मूला होता है व्यक्तिगत श्रेणी डायरेक्ट मेथड का सिग्मा एक्स बट्टा एन। क्या होता है? सिग्मा एक्स बट्टा एन। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा तरीका डेटा के बहुलक को इंगित करता है? डेटा में जैसे एक ही संख्या दो तीन बार दिया हुआ है, तो जो ज्यादा बार संख्या आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। जैसे दो तीन बार आया, जबकि तीन है सो दो ही बार आया, तो यहाँ बहुलक कौन हो जाएगा? दो हो जाएगा। किस देश में ग्राम पंचायतों का सबसे विकसित और विस्तृत नेटवर्क है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में कृषि में सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिलता है? तो वो भारत है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो यहाँ आपका चीन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे है? तो सबसे आगे प्रति व्यक्ति आय के मामले में चीन है। मानव विकास सूचकांक HDI, जिसको महबूब उल हक ने दिया था, मई 2020 तक निम्न में कौन सा देश सबसे ऊपर था? तो सबसे ऊपर आपका था चीन। हांगकांग है, हांगकांग जो चीन में है। फिर प्राथमिक डाटा क्या है? तो प्राथमिक डाटा मौलिक रूप से संग्रहित डाटा होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति माप कौन से हैं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है आपका माध्य माध्यिका बहुलक। माध्य को इस तरह लिखना है। माध्य माध्यिका बहुलक जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अब है माध्य और माध्यिका में क्या अंतर होता है? तो माध्य जो है वो डेटा सेट का औसत होता है। कहने मतलब है जो डेटा सेट दिया हुआ है इसको हम लोग जोड़ देंगे, और जोड़ के और जितना नंबर है उससे हम लोग क्या कर देंगे? भागा दे देंगे, तो वो माध्य निकल जाएगा। जबकि जबकि क्या है? माध्यिका डेटा सेट का मध्य मान होता है, मतलब डाटा दिया हुआ है तो इसका जो बीच में मान होगा वो माध्यिका कहलाएगा, मतलब तीन। चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 से 1962 तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC के भीतर एक आर्थिक और सामाजिक अभियान था, जिसका नेतृत्व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP ने किया था। पार्टी के अध्यक्ष माओ त्से तुंग ने लोगों के कम्यून के गठन के माध्यम से देश को कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक समाज में पुनर्निर्माण करने के लिए अभियान शुरू किया। अगला है, भारत पाकिस्तान और चीन में जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच संबंध का विश्लेषण करें। तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहले हम लोग सकारात्मक प्रभाव देखेंगे, फिर नकारात्मक प्रभाव, उसके बाद आर्थिक विकास पर जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखेंगे। तो सकारात्मक प्रभाव है कि बाजार का विस्तार। बड़ी जनसंख्या का अर्थ है बड़ा बाजार जो उत्पादन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है। कार्यबल, बढ़ी युवा जनसंख्या उत्पादक कार्यबल प्रदान करती है जो आर्थिक विकास को गति दे सकती है। फिर है नवाचार। बड़ी जनसंख्या के साथ नए विचार और नवाचार आने की संभावना बढ़ जाती है। इसका
नकारात्मक प्रभाव है संसाधनों पर दबाव। तो बड़ी जनसंख्या के कारण संसाधनों जैसे पानी, भूमि और ऊर्जा पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे विकास बाधित हो सकता है। बुनियादी ढांचे पर दबाव। बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, स्कूल और अस्पताल पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। फिर आपका बेरोजगारी। यदि आर्थिक विकास जनसंख्या वृद्धि की गति से मेल नहीं खाता है तो बेरोजगारी बढ़ सकती है। फिर है आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव है कि जीवन स्तर में सुधार। आर्थिक विकास से लोगों की आय बढ़ती है, जिससे वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु दर कम हो सकती है और जब प्रजनन दर कम होती है। फिर है शहरीकरण। आर्थिक विकास से शहरीकरण बढ़ता है, जिससे लोग छोटे परिवारों की ओर आकर्षित होते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव है असमानता। तो आर्थिक विकास हमेशा समान रूप से नहीं होता है, जिससे समाज में असमानता बढ़ सकती है और जनसंख्या वृद्धि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब भारत, पाकिस्तान और चीन का मामला। तो भारत का पहले देखते हैं कि भारत ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई कार्यक्रम चलाए, जिसके परिणाम स्वरूप प्रजनन दर में कमी आई। आर्थिक विकास ने भी जनसंख्या वृद्धि को धीमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पाकिस्तान। पाकिस्तान में जनसंख्या वृद्धि की दर अभी भी उच्च है, जो आर्थिक विकास के लिए एक चुनौती है। चीन। चीन ने एक बच्चे की नीति लागू करके जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है। हालांकि अब यह नीति बदल दी गई है और जनसंख्या वृद्धि में मामूली वृद्धि देखी जा रही है। 16 नंबर है डेटा संग्रहण करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो डाटा कैसे संग्रहित करते हैं? तो डाटा दो तरह का होता है, प्राथमिक डाटा और द्वितीयक डाटा। प्राथमिक डाटा जो नया नया डाटा कलेक्ट करते हैं, घूम के, साक्षात्कार द्वारा, अन्य तरीकों से जो हम लोग डाटा को तैयार करते हैं, वो प्राथमिक डाटा कहलाता है। और उस डाटा को जैसे हम लोग नेट पर प्रकाशित कर दिए, सोशल मीडिया में प्रकाशित कर रहे हैं और वहाँ से कोई उस डाटा को ले रहा है, तो वो द्वितीयक आंकड़ा कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग डाटा संग्रहण की विधि देखते हैं। तो पहले प्राथमिक डाटा संग्रहण विधि है। यह वह डेटा है जो पहली बार एकत्र किया जाता है सर्वेक्षण और प्रश्नावली के द्वारा। इसमें संचलित प्रश्नों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है। ये प्रश्न खुले या बंद हो सकते हैं। फिर साक्षात्कार, जिसमें शोधकर्ता सीधे प्रतिभागियों से बातचीत करता है या व्यक्तिगत या समूह में हो सकता है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के द्वारा। फिर है अवलोकन। इसमें शोधकर्ता किसी घटना या व्यवहार का सीधे निरीक्षण करता है। प्रयोग, इसमें शोधकर्ता स्वतंत्र चर में परिवर्तन करके निर्भर चर पर उसके प्रभाव का अध्ययन करता है। फिर केंद्रित समूह, इसमें एक छोटे समूह के लोगों से किसी विषय पर चर्चा करवाई जाती है। मामले का अध्ययन, किसी विशिष्ट व्यक्ति, समूह या घटना का गहन अध्ययन किया जाता है। नृवंश विज्ञान, किसी विशेष संस्कृति या समूह के जीवन और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। डायरी और जर्नल, तो प्रतिभागी अपनी गतिविधियों और अनुभवों को लिखते हैं। अब यह है द्वितीयक डेटा संग्रह विधि, जिसमें यह वह डाटा है जो पहले से ही एकत्रित किया जा चुका है। सरकारी रिकॉर्ड, जिसमें है जनगणना डेटा, आर्थिक सर्वेक्षण आदि। पुस्तकालय और सूचना केंद्र, जिसमें पुस्तकें, पत्रिकाएं, रिपोर्ट आदि है। इंटरनेट, वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया आदि। कंपनी के रिकॉर्ड में बिक्री डेटा, ग्राहक डेटा आदि है। तो बच्चों, ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते वीडियो उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।